नमस्कार। चार बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। चार बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां जीएसटी की बकाया राशि को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। दूसरी बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद की जान का खतरा बताया है। तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां चिकित्सा संघ ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कई कदम उठा रही है, साथ ही कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जो छत्तीसगढ़ में जीएसटी की बकाया राशि को लेकर राज्य सरकार और केंद्र के बीच एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा 2017 में केंद्र सरकार के दबाव में जीएसटी बिल पर ऐसी शर्तों के तहत स्वीकृति दे दी जो पूरी तरह राज्य के हितों के विरुद्ध थी। उसका दुष्परिणाम है कि राज्य को 6,000 करोड़ प्रतिवर्ष की क्षति हो रही है। हमारा उत्पादक राज्य है और छत्तीसगढ़ को नुकसान हो रहा है। इसके लिए डॉक्टर रमन सिंह को राज्य की जनता से माफी मांगना चाहिए। वहीं उन्होंने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि नक्सली हमला जो हुआ उसमें जांच होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कहा कि बीजेपी वाले 16 लाख मकान नहीं बनाने के आंकड़े बता रही हैं। आवास योजना पर वे किस रिपोर्ट के आधार पर कह रही हैं। इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर सीएम ने अपनी बात कही। नुकसान हो रहा है आप। ये रमन सिंह के नाकामी के चलते हम उत्पादक राज्य हैं, जबरदस्ती उन्होंने स्वीकार कर लिया और 2022 के बाद से अब हमको जीएसटी के जो क्षतिपूर्ति वो मिलना नहीं है। तो ये रमन सिंह जी को माफी मांगना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता से कि हमारे प्रतिवर्ष 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। हम उत्पादक राज्य हैं, उत्पादन करते हैं, लोहा स्टील करते हैं, सीमेंट करते हैं, एल्यूमिनियम करते हैं, सारे उत्पादन तो हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और उत्पादक जो नीति बनी है भारत सरकार के, उसे उत्पादक राज्य को नुकसान होना है। तो इस नुकसानी के लिए जिम्मेदार कोई है तो रमन सिंह और उसकी पूरी टीम। 16 लाख हो 16 लाख, 8 लाख है तो 8 लाख, 10 लाख है, 15 लाख, 20 लाख, जो भी आंकड़े आए उस आधार पर योजना बनना चाहिए कि रमन सिंह ने कहा था इसका से वो उसी गाइडलाइन मान ले। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को मांग करना चाहिए जनगणना की। मैं समझता हूं आप लोगों की समझ आ गया होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निशा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। निशा, जीएसटी की बकाया राशि को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में एक बार फिर घमासान मचा हुआ है। तो जिस तरीके से सीएम बघेल का यहां पर काफी कुछ मुद्दों को लेकर कहना है, तो किसमें कितनी सच्चाई निकलकर सामने आती है? जी पूजा, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद और राजनांदगांव के दौरे पर हैं। दौरे पर जाने से पहले उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें कई मुद्दों पर उन्होंने संक्षेप में बात की। जीएसटी का जो मुद्दा उठा था, डॉक्टर रमन सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था जीएसटी को लेकर के। उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान देते हुए कहा है कि 6,000 करोड़ का नुकसान प्रतिवर्ष जो है सरकार को हो रहा है, क्योंकि ये उत्पादक राज्य है। यहाँ लोहा, एल्यूमिनियम, स्टील, ये जो तमाम चीजें हैं, कोयला, इसका उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ से हो रहा है। लेकिन इस पर भी जो है केंद्र सरकार की नजर नहीं जा रही है और जो जीएसटी की क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए थी वो अब जो है राज्य सरकार को नहीं मिलेगी। इससे इस पर उन्होंने अपनी जो भ्रष्टता है वो जाहिर की और इसके लिए उन्होंने सीधे सीधे कहा कि डॉक्टर रमन सिंह को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि केंद्र ने इतना बड़ा जो सवाल खड़ा किया है और इसके साथ ही जो 6,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष नुकसान छत्तीसगढ़ झेलेगा, क्योंकि वो उत्पादन राज्य है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, उनको इस विषय पर सोचना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जिस प्रकार हमने देखा बीते 1 महीने में 4 घटनाएं हुई बस्तर क्षेत्र में। नक्सलियों ने बीजेपी के कार्यकर्ता जो की थे उनकी मौतें हो गई, लगातार 4 मौतें हो गई। उस पर बीजेपी आक्रामिक है और हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर पहले भी मशाल रैली निकाली गई थी। आज से फिर एक बार वो सड़कों पर जो है आंदोलन कर रहे हैं। इसको लेकर भी एनआईए को जो है पत्र लिखा गया है डीजीपी के माध्यम से। उस पर भी उनका कहना है कि पहले भी बीजेपी को भरोसा नहीं था राज्य सरकार पर और अभी भी नहीं है। इस पर जांच होनी चाहिए और
लगातार जो नक्सली घटनाएं हैं वो जो वारदातें हैं उनमें कमी आई है। पहले नक्सलवादी घटनाएं कहीं पर भी हो जाती थी, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि अब जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो नक्सली घटनाएं हो रही हैं, वहां जो नक्सली हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन अगर बीजेपी को राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है और डीजीपी ने इसीलिए जो है सीधे पत्र एनआईए को दिया है, और अब जो है केंद्र सरकार और एनआईए ये सोच लें कि अब किस प्रकार की जो जांच है वो की जाएगी। तो इससे बीजेपी को कोई ज्यादा मतलब फर्क नहीं पड़ना चाहिए और इस मुद्दे को जो है इतना आग नहीं देना चाहिए, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था। इसी के साथ आवास योजना को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कई बार हमने देखा कि ट्विटर वार जारी था। उन्होंने 16 लाख जो आवास है उस पर जो है मुद्दा उठाया था। उस पर भी मुख्यमंत्री ने आज बताया कि अगर 16 लाख जिस प्रकार आवास योजना की जो बात पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं, तो उस पर उन्हें जानना चाहिए कि जनसंख्या का जो आंकड़ा है वो कहाँ पहुंचा है। और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ और ये मेरा आरोप है कि जनसंख्या वृद्धि जो हुई है उस पर क्यों नहीं केंद्र सरकार एक बार फिर से जनसंख्या की गणना करा रही है। तो गणना कराने से क्यों डर रही है? क्योंकि जो देश में है गरीबों की जो जनसंख्या है वो बढ़ी है, इस वजह से वो जो है गणना नहीं करा रही है। और अगर गणना होती है तो ये बात साफ हो जाएगी कि कितने गरीब जो है वो इस देश में बड़े हैं। तो तमाम जो ये मुद्दे थे उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है चर्चाएं की और इसके साथ ही बीजेपी पर लगातार आरोप भी लगाते हुए नजर आए। जी पूजा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि महिलाओं, दलित और आदिवासियों की बात क्या उठाई, लोग उनकी जान के दुश्मन बन गए। कई लोग उनकी हत्या करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कोई 21 लाख तो कोई 51 लाख देने की बात कर रहा है, तो कोई गर्दन काटने की बात कर रहा है। बीजेपी सरकार भी उनकी हत्या कराना चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखा है, राष्ट्रपति को भेजा है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को भी उन्होंने पत्र भेजा है। गर्दन काटने वाले, जीव काटने वाले और नाक काटने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। साधु के भेष में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग साजिश रच रहे हैं। मैंने इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या उठाई। एक वर्ग विशेष के लोग मेरे पीछे हत्या की साजिश में लग गए। कोई मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए और कोई हत्या करने की बात कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से यह साधु वेश में जो आतंकवादी और आपराधिक चेहरे हैं, सरकार को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने ये कहा है कि उनको जान का खतरा है। तो एक बार पहले जब उन्होंने रामचरितमानस पर कई विवादित बयान दिए थे, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में घमासान मच गया था, तो इस तरीके से विवादित बयान दिया उन्होंने और उसके बाद अब खुद की ही सुरक्षा के लिए वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कितना उचित है ये? करीब 15 दिन पहले जो विवाद उपजा रामचरित की एक जो चौपाई को लेकर, जिसको लेकर जो समाजवादी पार्टी के तत्कालीन महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक रामचरित मानस की जो चौपाई थी उस पर अपना बयान जारी किया था। उसके बाद लगातार यहाँ विवाद उपज गया
और भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम जो हिंदू संगठन थे, जो सनातनी संगठन थे, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। अब नतीजा ये रहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कल जब लखनऊ के ताज होटल में अपने निजी कार्यक्रम में जा रहे तो उस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात लोगों ने उनको हमला कर दिया। कोई तलवार और फरसा लेकर वहाँ तमाम लोग पहुंचे थे, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। तो उन्होंने मांग की है कि उनकी हत्या हो सकती है। और इस विवाद को लेकर देखा जाए तो अयोध्या के संत राजू दास, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काटने को लेकर 21 लाख का इनाम घोषित किया था। और उसके बाद ही हिंदू महासभा के एक नेता ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के चेहरे पर काली पोतने को लेकर भी इनाम घोषित किया था। तो कई तमाम तरीके के जो बयान सामने आए, इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कल जो ऐसी घटना हुई है उसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं विचलित हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को भी सुरक्षा की मांग की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है कि वो जिस तरीके से आदिवासी और महिलाओं के हक को लेकर जो चौपाई है और जो उसमें एक तरीके का विवाद है उसको हटा दिया जाए, इसकी मांग कर रहे हैं। तो उनके हक की जो बात की जा रही है वो लोगों को रास नहीं आ रहे हैं और कुछ तथाकथित लोग उनकी हत्या कराना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं सभी साधु संतों का सम्मान करता हूं, लेकिन जो धर्म के भेष में या धर्म गुरु के भेष में जो आतंकी लोग हैं, मैं उसका खुला विरोध करता हूं और इन लोगों की जरूरत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो विवाद है वो उत्तर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी देखा जाए कि समाजवादी पार्टी में लगातार जो रामचरितमानस है उसकी कई चौपाटियों को लेकर उन्होंने पोस्टर जारी कर दिए, तो विवाद समाजवादी पार्टी में ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। और जो कल स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो हमला हुआ है उससे एक नई लकीर फिर सियासत में खिंच गई है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कोई पहला विवाद नहीं है। उससे पहले जब वो चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए था, तब उस समय भी उनके ऊपर हमले हुए थे, तभी उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। और अब क्योंकि जब रामचरितमानस की चौपाई पर उन्होंने बयान दिया है और उसको हटाने की बात की, तब तक कई जो संगठन है, हिंदू संगठन है या संत है या महंत है, वो लगातार उन पर तंज कस रहे थे। कई लोगों ने उनके खिलाफ जो उनकी जुबान काटने को लेकर, चेहरे पर काले पोतने या उनकी हत्या करने को लेकर बयान दिया है कि अगर तुम्हारा इस तरीके की बात कही तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। इसी मामले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी सुरक्षा को लेकर उन्होंने मांग की और ये भी कहा उत्तर प्रदेश प्रशासन लगातार जो धमकी देने वाले लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी हत्या करने की साजिश रची जा रही है। तो सियासत कहीं ना कहीं अब एक बार मध्य प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश में भी बदल गई है, जहां मध्य प्रदेश में भी जो ओबीसी जो महासभा थी वो भी एक मामले को लेकर अलग हुई थी। और यहाँ उत्तर प्रदेश में ओबीसी महासभा के कुछ लोगों ने पहले भी रामचरितमानस की जो चौपाई थी उसकी प्रतियां जलाई थी, उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर जब हमला हुआ तो ओबीसी महासभा के लोग फिर एक बार उग्र हो गए हैं कि उनके नेता के ऊपर हमला किया जा रहा। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से वो लोग सिर्फ इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचरितमानस की जो चौपाई है जिस पर विवाद हुआ, और ये विवाद कब हुआ जब जो गीता गोरखपुर पेश है उसने इस चौपाई का अर्थ बदला, यानी जो शब्दांश था उसका अर्थ दंड की जगह शिक्षा कर दिया। उसके बाद ये नया विवाद उस दिन शुरू हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुरक्षा की मांग की। हालांकि उत्तर प्रदेश प्रशासन देख रहा है और अब आगे इसमें क्या होता है ये तो गृह मंत्रालय के साथ केंद्रीय जो मंत्रालय सुरक्षा मंत्रालय उसको किस तरीके से लेता है, उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है कि नहीं की जाती है, और जिस तरीके से धमकी मिल रही है जिसकी शिकायत स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश शासन से की है और लखनऊ पुलिस कमिश्नर से भी अपनी सुरक्षा की मांग की। कितना उसको ध्यान दिया जाता है, कितना उसको एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करने को लेकर कार्रवाई आगे की जाती है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कहीं अगर इस तरह से घटनाएं होती हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में कहीं ना कहीं झड़प देखने को भी मिलती रही है। और आगे जो राजनीतिक सियासी कालखंड है वो एक बार विद्वेष में होगा, खासकर क्योंकि कई बार जो कई महंतों ने संतों ने ये भी कहा है कि हिंदू हम सब हिंदू है और इस तरह के विवाद नहीं होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने भाई अगर उन्होंने ये बात कही है जिसमें कहीं ना कहीं उनकी जो भूल है वो अर्थ नहीं समझना चाह रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का एक के बाद एक बयान और अब इस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ उस सियासत को कहीं ना कहीं बदलाव दे रहा है। और ऐसा माना जा रहा है 2023 में यहाँ निकाय चुनाव लगे हुए हैं, 2024 में यहाँ लोकसभा चुनाव है पूरे भारत में, तो ये एक कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल स्टैंड भी लोग मानकर चल रहे हैं। जी पूजा जी, तो जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने लिए सुरक्षा मांगी है तो क्या उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी? जी पूजा, ये विषय देखिए केंद्रीय सुरक्षा विभाग का है, यानी गृह मंत्रालय का है, चाहे वो उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय की तरफ से हो या केंद्र की तरफ से हो। हालांकि उन्होंने मांग की है, लेकिन हाँ स्वामी प्रसाद मौर्य एक वरिष्ठ नेता है
कई बार कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, नेता विरोधी दल भी रहे हैं। तो ऐसे में उनकी वरिष्ठता के आधार पर, और अब वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अगर पुलिस ने देखा कि उनकी जान को खतरा है और लगातार जो अन्य हिंदू संगठन है उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, ऐसी कोई आशंकाएं रहेंगी, उससे पहले तमाम कानूनी प्रक्रियाएं होती है, चाहे एनआईए की जांच हो, इंटेलिजेंस की जांच हो, वो करती है। उसके आधार पर लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कई नेताओं को सुरक्षा मुहैया कराई हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के रहे हो और विपक्ष के रहे हो या तमाम संगठनों के नेता रहे हो। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने मांग की, उस पर विचार होगा और उन्हें सुरक्षा मुहैया भी कराई जा सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो यदि आपके सामने दूसरी बड़ी खबर, बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ। जो मध्य प्रदेश के चिकित्सा संघ ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। बता दें कि राजधानी भोपाल के हमीदिया और जयप्रकाश अस्पताल में डॉक्टरों ने 2 घंटे तक काम बंद आंदोलन किया है। इस दौरान ओपीडी ऑपरेशन भी नहीं किया गया, जिस वजह से मरीज काफी परेशान होते नजर आए। वहीं डॉक्टरों ने सरकार से कहा कि जो वादा डॉक्टरों से किया गया है वह पूरा किया जाए, नहीं तो 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। किया जा रहा सरकार के लिए सर? जी बिल्कुल, हम ये चाहते हैं, ये सरकारों से ज्यादा हम ये चाहते हैं, ये उन अधिकारियों के लिए है जो चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य को प्रदेश में सबसे कमतर स्थिति में मानते हैं। उनको ये लगता है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य का कोई वजूद नहीं है, कोई महत्व नहीं है, और ये यज्ञ उनके लिए है ताकि वो हमारी बातों को समझ सकें कि इतने सारे चिकित्सक जो आप देख रहे हैं यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे प्रदेश के 10,000 चिकित्सक आज यज्ञ कर रहे हैं, ओपीडी के बाहर बैठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं इस यज्ञ के मार्फत से ईश्वर उनके मन में ये विचार डाले कि कृपया करके वो चिकित्सकों की भावनाओं को समझे, मरीजों की भावनाओं को समझे, चिकित्सीय छात्रों की भावनाओं को समझे। क्या रणनीति रहेगी? कल से हमारी ये रणनीति है कि आज हमने 2 घंटे कार्य बंद किया है, और कल तक हमारी बातों को नहीं माना जाता है, नहीं सुना जाता है, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर आगे बढ़ जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, मध्य प्रदेश में चिकित्सा संघ ने अपनी कुछ मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है, हड़ताल शुरू कर दी है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से केंद्र सरकार की पदोन्नति की एक रणनीति है, उससे मध्य प्रदेश सरकार लागू करे, और पुरानी पेंशन बहाली का मामला भी जो चिकित्सक संघ है उसने मांग की है। तो इन मांगों को लेकर लगातार चिकित्सक संघ सरकार से मांग करता रहा है, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। इसलिए उन्होंने ग्वालियर से भोपाल तक पदमार्च भी किया था, और जो चिकित्सा के कॉलेज हैं उनसे भी संपर्क किया था। कल उन्होंने सांकेतिक प्रदर्शन किया था काली पट्टी बांधकर, और आज 2 घंटे का काम बंद किया। पूरे प्रदेश में 10,000 से ज्यादा डॉक्टरों ने आज 2 घंटे का काम बंद किया, जिसके कारण मरीज परेशान होते रहे और ऑपरेशन टाले गए। और राजधानी भोपाल में उन्होंने सद्बुद्धि यज्ञ भी किया कि सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है। जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश मालवीय, उन्होंने कहा कि यदि सरकार रात तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं करती है, उनकी मांगे नहीं मानती है, तो कल से पूरे प्रदेश में जो शासकीय डॉक्टर हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ना ओपीडी चलेगी, ना इमरजेंसी चलेगी, और ना भी किसी मरीज को देखा जाएगा। तो पूरी तरह से कल से डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे, ये घोषणा चिकित्सक संघ ने कर दी है। जी, तो चिकित्सक संघ ने जिस तरीके से आप एक घोषणा की है कि कोई भी अब व्यवस्था नहीं दी जाएगी, जिस वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बदहाल हो चुकी है। आज ओपीडी भी यहाँ पर 2 घंटे के लिए बंद किया गया था, और अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी वे चले जाएंगे, उनका ये कहना है। तो जिस तरीके से यहाँ पर चेतावनी उनके द्वारा दी गई है, क्या कुछ कहना है प्रशासन का, क्या कुछ उन पर कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई तो किस तरीके से काम होगा? देखिए, प्रशासन सिर्फ यही बात कह रहा है कि उनकी मांगों पे लगातार विचार कर रहा है, और डॉक्टरों से उनकी बातचीत चल रही है। अब देर रात क्या फैसला होता है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और जो चिकित्सक संघ है उनसे लगातार चर्चा हो रही है। अब देखना होगा कि चिकित्सक संघ और प्रभुराम चौधरी जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनके बीच क्या मांगों को लेकर सहमति बनती है, या असहमति के कारण कल से डॉक्टर हड़ताल पे रहेंगे। यदि सहमति नहीं बनी तो निश्चित तौर से कल से पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। जी, तो अगर उनकी मांगे अगर नहीं मानी गई तो क्या होगी आगे की रणनीति? क्या इसी तरीके से आंदोलन का जारी रहेगा?
बिल्कुल यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो चिकित्सक हैं वो हड़ताल पर चले जाएंगे और जो प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन है उनकी भी उनके साथ आ गए हैं और अपनी सहमति दे दी है। तो कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश के डॉक्टर जो चाहे प्राइवेट हो चाहे शासकीय है वो कल से आंदोलन में रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जहां छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कई कदम उठा रही है, योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन शिक्षा विभाग और उसके अधिकारी सरकार की मंशा पर पानी फेरते नजर आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं सूरजपुर जिले के करंजी की, जहां पर स्कूल में शिक्षक लगातार अनुपस्थिति रहने और शिक्षक अभाव से विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ऐसे में करंजी स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक स्कूल के छात्रों और अभिभावकों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में मात्र एक शिक्षक ही है, जिससे 1-2 विषय की ही पढ़ाई हो पाती है। वहीं प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ शिक्षक गैर हाजिर रहते हैं, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में जब तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी, स्कूल को नहीं खुलने देंगे। क्या है कि हम लोग बच्चे को स्कूल भेजते हैं और यहाँ पता चलता है कि सर लोग यहाँ आए नहीं हैं और पढ़ाई भी नहीं होता है। यहाँ आकर घूमते रहते हैं बच्चे लोग। समस्या आने वाला है सर। क्या है कि बच्चे लोग पढ़े ही नहीं हैं। परेशानी ये है कि यहाँ पर बच्चों के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर शिक्षक उपस्थित नहीं रहते हैं। जो एक शिक्षक हैं वो 2 विषय का पढ़ाई केवल करवा पाते हैं और हमेशा देखता हूँ कि बच्चे लोग खाली पीरियड में इधर घूमते रहते हैं, उधर घूमते रहते हैं और हर चीज़ का परेशानी है। आगे चल के इन लोग क्या पढ़ेंगे या क्या बनेंगे। समस्या वही कि बच्चे लोग का 2 पीरियड पढ़ाई होता है, बाकी 4 विषयों का शेष रह जाता है। तो क्या कुछ आप अभी उच्च अधिकारियों से बात करेंगे इस पूरे मसले पर? जी, अपन से जो हो पाएगा वो जाके अब उच्च अधिकारी से बात करेंगे। क्या लगता है परीक्षाएं आने वाली हैं, बच्चे अभी 2 का टेबल तक नहीं जानते हैं, क्या इनका भविष्य है? तो ऐसे में तो सर बच्चों लोग का भविष्य तो खराब हो ही रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भूपेश काका जहां एक और वादा करते हैं और यह बड़े बड़े होर्डिंग में इनके हर चौक चौराहों पे लिखा रहता है। शिक्षा की गुणवत्ता में इन्होंने बहुत ताबड़तोड़ काम किया है, कई विद्यालय खुलवाए हैं अंग्रेजी माध्यम के। लेकिन यहां देखा जाए, हम बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री के गृह जिले की। जी हां, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम का गृह जिला है, जहां करंजी में पूर्व माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक शाला की स्थिति बद से बदतर है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई को यहाँ के शिक्षक तमाशा बना चुके हैं। आप देख सकते हैं जो बच्चे आज खड़े हैं यहाँ विद्यालय के बाहर, और विद्यालय में अभिभावकों ने ताला जड़ दिया है। ताला जड़ने का मुख्य कारण है यहाँ एक शिक्षक जो प्रधान पाठक के पद पर हैं, जन शिक्षक हैं, वो लगातार अनुपस्थित रहते हैं और बच्चों की पढ़ाई यहाँ नहीं हो पा रही है। मात्र 2 विषय पढ़ाए जा रहे हैं, गणित और अंग्रेजी। इसके अलावा बाकी विषय कहाँ गए? परीक्षाएं नजदीक हैं और बच्चों की पढ़ाई इतनी बदतर स्थिति में है कि 2 का टेबल तक बच्चों को नहीं आता है। वास्तव में भूपेश काका का शिक्षा गुणवत्ता को लेकर यह कैसा प्रयास है, यह तो आप जमीनी स्तर पर देख सकते हैं शिक्षा मंत्री के गृह जिले में। अब इन बच्चों की सुध लेने वाले यहाँ उच्चाधिकारी कब पहुंचते हैं, कब संज्ञान में लेते हैं? चूंकि अभिभावकों ने विद्यालय में ताला जड़ दिया है और बच्चे, जो मासूम बच्चे हैं, अपने भविष्य को लेकर आज अधर में लटके हुए हैं। अब देखना होगा कि शिक्षा मंत्री के गृह जिले में जो उच्चाधिकारी हैं, डीओ स्तर के हैं, बीओ स्तर के हैं, इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, न्यूज आवर, सूरजपुर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रताप नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप, देखा जाए तो शिक्षा जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बावजूद भी इस तरीके से शिक्षा पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं शिक्षक एक ही है स्कूल में और वो भी नहीं आता। क्या होगा भविष्य स्कूल का? तो पूजा, जहां एक और कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पूर्व लोक लुभावन वादों के साथ शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने की बात कही थी और प्रदेश की भूपेश सरकार ने शिक्षा पे काफी काम भी किया है। यहाँ कई हजार अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए हैं। उसके बावजूद शिक्षा का जो स्तर है वो कहीं भी उठता दिखाई नहीं दे रहा है। जमीनी हकीकत कुछ और है। आज बात करें हम सूरजपुर जिले के करंजी पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जिनकी तस्वीरें बयां कर रही हैं, बच्चों के चेहरे पे जो भाव हैं बयां कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है जो शायद बच्चों के भविष्य पर पलीता लगाता हुआ निश्चित तौर पर नजर आ रहा है, जैसा कि आपने कहा।
यह क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य जिला होता है और यहाँ जो जिस विद्यालय की हम बात कर रहे हैं वो करंजी पूर्व माध्यमिक शाला है, जहाँ 2 शिक्षक पदस्थ हैं। एक जो शिक्षक है जन शिक्षक भी हैं और प्रधानाचार्य भी हैं। उनको निश्चित तौर पे नियम के हिसाब से कम 2 या 3 पीरियड क्लास में लेने होते हैं। उसके बावजूद उनका बहाना जो है वो सुनने में बहुत अजीब लगता है कि मैं दौरे पर हूँ, मैं स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। जो एक और शिक्षक वहां पे हैं वो अकेले मात्र 2 विषयों की पढ़ाई करा रहे हैं, वो गणित और विज्ञान है। बाकी यहाँ के बच्चों को सत्र बीतने को है, परीक्षाएं सिर पे है, उन बच्चों को 2 का टेबल तक नहीं आता। जैसा कि हमने पूछा, इसकी जानकारी हमने जिला शिक्षा अधिकारी जो 9 पदस्थ जिला अधिकारी हैं ललित पटेल, उनसे सीधे चर्चा की और विद्यालय की स्थिति को बताया तो उन्होंने इस पे कार्रवाई की बात की है। अब देखना होगा कि ऐसे जन शिक्षक और प्रभारी प्राचार्य जो संतोष कुमार उपाध्याय के नाम से जाने जाते हैं, उन पर जिला के जो उच्च शिक्षा अधिकारी है कब कार्रवाई करते हैं और बच्चों का जो भविष्य, बच्चों के भविष्य जो खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसे शिक्षक, उन पर कब तक कार्रवाई होती है तो देखने वाली बात होगी। पूजा जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं, कई सारी योजनाएं जो है जनता तक पहुंचा रहे हैं, कई सारे विकास कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं, किसानों की मदद कर रहे हैं, हर वर्ग की मदद कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से शिक्षा चरमराती हुई छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं, क्या असर दिखा पाएगा इसका? पूजा, इसका असर आने वाले समय में निश्चित है। जैसा कि हमने आज की स्थिति देखी शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय करंजी में, जो सूरजपुर जिले में आता है और यह यहाँ के शिक्षा मंत्री का गृह जिला है डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम का। हमने जब वहाँ अभिभावकों से बात की तो उनमें अच्छा खासा आक्रोश था। सरकार योजनाएं तो बहुत चला रही है, भेंट मुलाकात की बात की जाए तो मुख्यमंत्री खुद जाकर जनता की नब्ज टटोल रहे हैं, किंतु जो ये स्थिति हमने देखी इससे निश्चित तौर पर यह लगता है उनकी योजनाएं तो काफी अच्छी हैं, लेकिन उनकी योजनाओं पर निश्चित तौर पे ऐसे शिक्षकों के द्वारा पलीता लगाया जा रहा है जो आज हजारों का तनख्वाह लेकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे खुले। भेंट मुलाकात में यहाँ के मुख्यमंत्री ने जनता से बात किया था, सीधे तौर पे करंजी क्षेत्र में भी आए थे, रामनगर क्षेत्र में उन्होंने लोगों ने उनसे भी शिकायत की थी। उसके बावजूद सत्र बीतने को हर बच्चों को इतनी तरीके से मतलब यहाँ पढ़ाई इनका बर्बाद किया गया है कि वाकई में उनके चेहरे के भाव बताते हैं कि कहीं न कहीं इनके भविष्य से ताबड़तोड़ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे शिक्षकों पे कार्रवाई की आवश्यकता है। पूजा जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने चौथी और आखिरी बड़ी खबर। तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। अगली बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए।